नवांकुर डीजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र भाग 2। अभी तक हमने पाचक तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब है पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचन ग्रंथियाँ जो है लार ग्रंथियाँ, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुलर। इन लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रवित की जाती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। लार में जल, श्लेष्मा, सोडियम क्लोरीन फास्फेट, टाइलिन और CO3 लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लार भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। लार के ये कार्य है कि लार क्या करती है, भोजन को लसलसा बनाती है। लार में उपस्थित लाइसोसोम जीवाणु जो है एंजाइम जो है वो भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। साथ में टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। यानी पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है। सबसे पहले माल्ट जो होता है वो माल्टेज में बदलता है और इसीलिए जब हम भोजन को चबाते हैं तो थोड़े समय बाद भोजन का स्वाद परिवर्तित होता है। लार भोजन को लसलसा बनाती है तो क्या होता है, भोजन को निगलने में आसानी होती है। लार का एक कार्य और है कि ये टंग्स को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, जिससे स्वर अच्छी तरह, शब्द अच्छी तरह से उच्चारित होते हैं। भोज्य कण जो दांतों में फंसे रहते हैं उनको थोड़ा सा लार को अवशोषित करके फूल जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। ये लार के मुख्य कार्य है। अब आता है अग्नाशय या पैंक्रियास। यह आमाशय के समीप जो है यानी जहाँ डियोडिनम पाई जाती है उसके बीच में एक पत्ती के समान आकृति की ग्रंथि है और यह अनेक पिंड द्वारा निर्मित होती है। यह एंजाइम युक्त अग्नाशयिक रस को स्रवित करती है। अग्नाशयिक रस में एंजाइम, जल और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अग्नाशय में जो है लेंगरहंस के दीप समूह भी पाए जाते हैं। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, एक तरह की मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतरस्रावी भी है और स्रावी ग्रंथि भी है। यानी डक्ट लेस है और डक्ट के साथ भी ये पाई जाती है। 2 तरह के ये है। एक तो अग्नाशयिक रस जो स्रवित करती है वो नलिका के द्वारा डियोडिनम में पहुंचता है और जो लेंगरहंस के दीप समूह जो में जो है अल्फा, बीटा, गामा कोशिकाएं पाई जाती है, यह हार्मोन स्रवित करती हैं। जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। इंसुलिन का कार्य क्या रहता है, रक्त में उपस्थित शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलना, और ग्लूकागॉन का कार्य रहता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का यह कार्य करती है। अगली ग्रंथि है यकृत। यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अपने शरीर में अगर ग्रंथि के हिसाब से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका भार जो है वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। यकृत दाईं और बाएं 2 पालियों में यानी 2 भागों में बटा रहता है, पालियों में बटा रहता है। जो दाहिनी पाली होती है वो बाईं पाली से छोटी होती है और दाईं पाली के नीचे पित्ताशय स्थित होता है। पित्त जो पित्त का संचय करता है, पित्त वाहिनियाँ पित्त को जो है ग्रहणी में ले जाने का कार्य करती है, डियोडिनम में ले जाने का कार्य करती है। यकृत पालियों का निर्माण जो है यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है और ये पित्त का स्राव करती है। अब पित्त रस के क्या कार्य, यकृत के क्या कार्य होंगे, तो पित्त रस का निर्माण करना। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है जो हल्का क्षारीय तरल होता है। पित्त में जल, पित्त लवण, पित्त वर्णक, वसीय अम्ल, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन आदि होते हैं। इनमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। यह वसा के पयासीकरण एवं अवशोषण में सहायक होता है। यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता फिर भी क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो उसका कारण है कि ये पयासीकरण एवं वसा के पयासीकरण और अवशोषण में सहायक होता है। यानी वसा को तोड़ने, बूंदों में परिवर्तित करने में ये सहायक होता है और जितने भी वसीय ये रहेंगे पदार्थ, जो वसा रहेगी वो हमेशा इसी के द्वारा अवशोषण में मददगार होती है, पित्त रस से मदद करता है। उपापचय में महत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपचय में जो है यकृत
सहायक होता है। यकृत ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। हम जब भोजन करते हैं शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो यकृत में जाके भविष्य की ऊर्जा के लिए संचित होता है। जब दिन भर हम कोई कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस समय ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदलता जाता है और हमें ऊर्जा मिलती जाती है। यकृत में ग्लूकोजेनेसिस एवं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। यकृत के ग्लाइकोजन में ग्लूकोज में बदलने का कार्य ग्लूकेगॉन एंजाइम करता है, जो अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस के दीप समूह के द्वारा जो है स्रवित किया जाता है। यकृत में प्रोटीन और यूरिया का भी संश्लेषण होता है। संचय का कार्य भी यकृत करता है। विटामिन है, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, लोहा, फास्फोरस आदि के संचय में ये सहायक होता है। पाचन एंजाइम एवं पाचन। मानव में पाचन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण होता है यांत्रिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया में भोजन को मुखगुहिका और आमाशय में यांत्रिक क्रियाओं द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुखगुहिका के द्वारा जो है या दांतों के द्वारा उसे चबाते हैं। चबाने के फलस्वरूप जो है भोजन में लार मिलती है, जीभ उसे उलट पुलट करती है, फलस्वरूप लार अच्छी तरह मिलती है और निगलने में सहायता होती है। फिर भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जब ये हो जाते हैं तो ये ओसोफेगस के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं? आमाशय में पहुँचते हैं। अब आमाशय में पहुँचने के बाद इन पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। यह क्रिया एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है। इन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। एंजाइम हमेशा जीवित कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? बायोकेमिकल क्रियाओं को संचालित करते हैं। एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो हमारे पाचन में या हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को चलाने में मदद करते हैं। अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मुख में जो है भोजन को दांतों के द्वारा काटकर चबाकर जीभ की सहायता से बार बार घुमाया जाता है और लार मिलकर अर्धठोस कर लिया जाता है, जिसे बॉल्स कहते हैं। बॉल्स ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में प्रवेश करता है। जैसे ही हम निकलते हैं तो भोजन पे हमारी नियंत्रण प्रक्रिया खत्म हो जाती है, हम उसे भोजन को फिर नियंत्रित नहीं करते हैं। इससे निगलना कहा जाता है। ग्रसिका की भित्ति में क्रमानुकुंचन गति होती है और भोजन को आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। पाचन मुख गुहा में से ही शुरू होता है। मुख गुहा में लार स्रावित होती है, जिसमें एमाइलेज पाचक एंजाइम पाया जाता है, जिसे सेलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, जो स्टार्च पर क्रिया करता है और इसको माल्ट में बदलता है। इस कारण भोजन मीठा हो जाता है। यहाँ ये भी है कि लार भोजन में अगर कोई जीवाणु या कीट आए गए हैं तो वो लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा नष्ट हो जाते हैं और भोजन सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। आमाशय में जठर रस और HCl स्रवित होता है। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। जब तक HCl पेप्सिनोजन से नहीं मिलेगा, माध्यम अम्लीय नहीं होगा, तब तक जो है पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में नहीं बदलता है। भोजन में उपस्थित जीवाणु को HCl का कार्य कर देता है। भोजन में जो भी जीवाणु हैं उन्हें नष्ट करता है और साथ में भोजन में अगर कोई कठोर पदार्थ आए तो उसे मुलायम कर देता है। भोजन को सड़ने से भी ये बचाता है और इस तरह से भोजन को सुरक्षित रखता है। जठर में उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करते हैं और प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन सबसे सूक्ष्मतम अणु या छोटे अणु अमीनो एसिड में बदल जाती है। आमाशय में जो भोजन होता है उसे काइम कहा जाता है। ये लुगदी के समान होता है। जब पाइलोरिक वाल्व खुलता है तो ये लुगदी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डिओडिनम में पहुंचती है। डिओडिनम में पहुंचने के बाद इसमें पित्तरस और अग्नाशयिक रस मिल जाते हैं। तो आमाशय में जो भोजन का माध्यम अम्लीय होता है वो क्षारीय माध्यम में बदलने लगता है। साथ में भोजन में उपस्थित वसा जो होगी, जिसका पाचन आमाशय में नहीं के बराबर होता है, उसके का पायासीकरण होता है और पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है।
आमाशय में पचित भोजन को कायम कहा जाता है। अब ये कायम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है डियोडिनम में आता है। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पित्ताशय से आया पित्ताशयी रस, अग्नाशय से आए अग्नाशयी रस मिलते हैं। पित्तरस वसा के पायासीकरण में सहायक होता है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, लेक्टोज, माल्टोज, एमिनो पेप्टिडेज, डाइपेप्टाइडेज, इलेक्टेज, एंटेरोकाइनेज, पेप्टिकेज आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। यहाँ जो वसा का पाचन है वो लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है और यह हमेशा क्षारीय माध्यम में ही कार्य करता है। जो पचित भोजन है वो छोटी आंत के पिछले भाग में आता है। यहाँ विलाई पाए जाते हैं और विलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। जल विलेय जो पदार्थ होंगे वो जल में जो विलेय खाद्य भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ विटामिन है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। जल में घुलनशील पदार्थ जो है वो रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाएंगे और वसा विलेय पदार्थ जो हैं वो पित्त के वो जो है लसिका के द्वारा अवशोषित होते हैं। तो बड़ी मात्रा में छोटी आंत के पिछले भाग में जो है वो रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर जो है अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे अवशोषण की सतह की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और फलस्वरूप अवशोषण जो है वो अच्छी तरह से होता है। भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है इसके कारण और अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मोनोसेकेराइड और एमिनो अम्ल का अवशोषण सबसे पहले तो अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण जो है सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। एक्टिव अभिगमन के द्वारा होगा। अभिगमन हेतु ऊर्जा सोडियम सह अभिगमन द्वारा प्राप्त होती है। सोडियम आयनों की कमी पर ग्लूकोज व एमिनो अम्ल के अणु भी साथ साथ परिवाहित होते हैं और यह क्रिया रासायनिक प्रणवता के कारण होती है। सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया कहा जाता है। वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण मोनोग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। वसा के साथ पित्त लवण जटिल संरचना मिसेल्स बनाती है और मिसेल्स रसांकुर के समीप आते हैं। वसा को कोशिकी झिल्ली में घुलनशील होने के कारण कोशिका में विसरित हो जाती है। कोशिका में मोनोग्लिसराइड एवं अंतर्दविजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करती है तथा नई ट्राइग्लिसराइड बनाती है, जिससे प्रोटीन चारों ओर से घेर लेती है और इसे जो है क्लाइमोमाइक्रोन कोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन जो कोन जो है बाह्य कोशिका लाइन द्वारा लसिका में विस्तृत हो जाते हैं। विटामिन और लवण का अवशोषण, विटामिन और खनिज के अवशोषण, लवणों का अवशोषण जो है सक्रिय व निष्क्रिय विधि द्वारा होता है। बिना पाचन के ही अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रुधिर में सीधे स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब आता है स्वांगीकरण। जो अवशोषित भोजन है वो रुधिर तथा कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहण कर लिया जाता है। एटीपी कब उत्पन्न होती है? जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं। शेष खाद्य पदार्थों को ग्लाइकोजन व वसा के रूप में संचय कर लिया जाता है, जो भविष्य की ऊर्जा में काम में आते हैं। इस प्रक्रिया को जो है स्वांगीकरण कहा जाता है, यानी छोटे अणुओं से फिर से जटिल अणुओं का निर्माण की प्रक्रिया होती है। पाचन में हार्मोन्स के द्वारा भी नियंत्रित होता है। तो जठर रस के स्रावन को नियंत्रित जो है आमाशय की भित्ति में उपस्थित कोशिकाएं जो है गैस्ट्रीन हार्मोन्स को जो है स्रावित करती हैं, जो जठर रस के स्राव को प्रेरित करता है। ग्रहणी की कोशिकाओं में सेक्रेटिन और एंटेरोगैस्ट्रीन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो जठर रस के स्राव को रोकने में सहायक होते हैं। अग्नाशयिक रस का नियंत्रण, अग्नाशयिक रस का नियंत्रण सेक्रेटिन तथा एंटोगैस्ट्रीन हार्मोन्स के द्वारा होता है। पित्त, सेक्रेटिन हार्मोन्स जो है यकृत को पित्त रस के स्राव के लिए प्रेरित करता है, जबकि कोलोसिस्टोकाइनिन पित्त रस के स्राव को रोकने में सहायक होता है। जब पाचन प्रक्रिया होती है और ये सभी प्रक्रिया होती हैं उस समय ये हार्मोन स्रावित होते हैं और बाद में वापस अवशोषित हो जाते हैं। अब आते हैं पाचन संबंधी विकार। जब हम भोजन लेते हैं तो फलस्वरूप समय समय पर कुछ विकार भी उत्पन्न होते हैं,
तो पहला है अल्पोपोषण। जब हम लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो तो इसे न हो तो इसे अल्पोपोषण कहा जाता है। लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है और विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा वगैरह नहीं मिल रहे तो इसे अल्पोपोषण कहते हैं। विशिष्ट न्यूनता, जब कोई पोषक तल पूर्णतः या कम मात्रा में उपस्थित हो तो इसे विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। इसमें निम्न रोग हो सकते हैं। क्वैशियोकर रोग, यह रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। इस रोग के निम्न लक्षण हैं: वजन का कम होना, चिड़चिड़ापन व अरुचि होना, त्वचा काली खुरदरी, त्वचा फटने लगती है, शरीर में सूजन, पेट का आगे की ओर निकलना, बाल पतले, कम और भूरे और सफ़ेद हो जाना, सूखा रोग है मराइस्मस। ये रोग बच्चों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी से उत्पन्न होता है। इसके निम्न लक्षण होते हैं: बच्चों में वजन का कम होना, चेहरा मुरझाया हुआ रहना, झुर्री युक्त हो जाना, आंखें धर जाना, पेशियां पतली, टांगे पतली, भुजाओं की अस्थियां और पसलियों दिखाई देने लगती हैं। पीलिया, इस रोग में जो है यकृत प्रभावित होता है। त्वचा व आंखें पित्त वर्णकों के जमा होने से पीली होने लगती है। यानी पित्त रस जो है वो जो मल के साथ बाहर निकलता है वो वापस रक्त में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप ये वर्णक जमा होते हो, त्वचा पीली तथा आंखें भी पीली दिखाई देने लगती है। वोमिटिंग या वमन, आमाशय में संग्रहित भोजन का मुख से बाहर निकलने की क्रिया को वमन या वोमिटिंग कहा जाता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया है, मेंडुला में उपस्थित वोमिटिंग सेंटर या वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। प्रवाहिका, यह रोग आंत्र की असामान्य गति या भोजन के अवशोषण की कमी का कारण होता है। इस रोग में रोगी अत्यधिक पतला मल त्याग करता है, यानी दस्त लगना। कोष्ठबद्धता या कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, यह रोग मलाशय में रुक जाता है तथा आंत की गतिशीलता अनियमित होती है। यह तब होता है जब हम रफेज या रेशे भोजन में नहीं लेते, फलस्वरूप आंतों की सफाई ठीक से नहीं होती और भोजन उसमें जमा होने लगता है। अपच, इस रोग में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है। यह एंजाइमों की कमी, व्यग्रता, अत्यधिकता, खाद्य विषाक्तता, अतिरिक्त भोजन ग्रहण करने और मसालेदार भोजन ग्रहण करने के कारण होता है। धन्यवाद।